Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम, राइट। तो आज बारी है डिस्कस करने की बचे हुए क्वेश्चंस को, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13। Starting with question number 8. तो question number 8 says define ecological pyramids and describe with examples pyramid of number and pyramid of biomass. तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये जो ecological pyramids हैं ये क्या होते हैं। तो अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो ये बेसिकली एक पिरामिड टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसा कि ये हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें एक तो ग्राफिकली हमें ये बताता है कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में बताता है, जैसे पैरामीटर ऑफ नंबर, पैरामीटर ऑफ एनर्जी, पैरामीटर ऑफ बायोमास, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है कि कैसे वो पर्टिकुलर पैरामीटर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वेरी कर रहा है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक रिलेशन बताता है कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं और कंज्यूमर्स कम हैं, या यू कैन से किसी एक हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कम है लेकिन कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी सस्टेन कर रहा है, वो इकोसिस्टम भी सर्वाइव कर रहा है, राइट। तो इसमें आते हैं इन्वर्टेड और अपराइट पिरामिड्स, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, हम डायरेक्टली आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर पे, करेक्ट। तो सबसे पहले अच्छा इकोलॉजिकल पिरामिड, सो व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड? इट इज बेसिकली a graphical representation of different ecological parameters like number, energy, biomass, करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर, तो जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो वेरी कर रहा है। क्या वो इनिशियली मतलब प्रोड्यूसर लेवल पे नंबर ज़्यादा है और कंज्यूमर्स लेवल पे कम है, या कंज्यूमर लेवल पे नंबर कम है और कंज्यूमर लेवल पे ज़्यादा है, ठीक है। प्रोड्यूसर लेवल पे कम है और कंज्यूमर लेवल पे नंबर ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट वाला पिरामिड देखें तो यहाँ पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये डायग्राम है और यू कैन से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये शो कर रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब प्रोड्यूसर्स को खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, करेक्ट। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर जो है वो कम है, उसके बाद इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, उनका नंबर प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम है, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स ने खाया, उनका नंबर और भी कम है। तो बेसिकली जब हम नीचे से ऊपर को गए तो जो नंबर है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं हर लेवल पे वो कम होते गए, right? So this is the type of the ecological pyramid. So this is the upright pyramid, right? तो दिस इज अपराइट, जहां पर प्रोड्यूसर लेवल पे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का या इंडिविजुअल्स का वो ज्यादा है और कंज्यूमर लेवल पे कम है, करेक्ट। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ नंबर विच इज इन्वर्टेड। अब क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि कहीं पर कोई ऐसा पिरामिड जहां पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत कम है लेकिन उनके ऊपर सरवाइव करने वाले कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है बिग ट्रीज का। तो हमने बड़े बड़े पेड़ तो देखे हैं और हमने उन पेड़ों पे ये भी देखा है कि बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होते हैं, है ना। हमने एनवायरमेंट चैप्टर में ये पढ़ा है। हम जब डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, उसके इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो मेन रीज़न है कि कोई भी पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, उसका यही है कि एक तो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहा है, हमारे ट्रीज कम हो रहे हैं,
एंड प्रोड्यूसर्स कम हो रहे हैं, और दूसरा रीज़न कि वो हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उनके ऊपर रहते हैं बर्ड्स, ठीक है, उन बग्स और फ्लीज, राइट, तो ये इन सब का घर है। तो पेड़ तो एक है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, अब उसके ऊपर उससे भी ज्यादा बग्स हैं और उसके ऊपर उससे भी ज्यादा फ्लीज हैं। तो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर ने, है ना, मतलब प्रोड्यूसर्स के ऊपर है हर्बीवोर, वोर्स के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो है पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स के ऊपर भी जो अटैक कर रहे हैं वो है हाइपर पैरासाइट्स, राइट। तो इस तरह का जो पिरामिड हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, और इसमें जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं पिरामिड में, तो जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो इंक्रीज होता है, ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ टॉकिंग अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास का जो पिरामिड है वो हमें बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो बायोमास कैसे वेरी कर रहा है। तो जनरली बायोमास जो है, अगर हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर लेवल पे जो बायोमास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते रहते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तो ये जो बायोमास है ना ये होता जाता है डिक्रीज, राइट। सो दिस बायोमास goes on decreasing as we move from the producer level to the tertiary consumer level, right। तो नीचे को हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ को बायोमास इंक्रीज हो रहा है और ऊपर को वो डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, राइट। Now talking about the next question, question number 9. तो question number 9 says, what is primary productivity? Give brief description of factors that affect primary productivity. तो primary productivity होती क्या है, मतलब प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्शन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर दैट इज जनरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स who are the producers, plants are the producers, per unit area over a period of time। तो एक टाइम में एक यूनिट एरिया में प्लांट्स ने या प्रोड्यूसर्स ने कितना बायोमास जनरेट किया, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना ये कैसे हो रही है, मतलब इस प्रोडक्टिविटी से जो मतलब इस प्रोडक्टिविटी के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, इट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से ये बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, करेक्ट। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, सॉरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, ये वही है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है, जिनको हम रॉ मटेरियल्स भी बोलते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। तो अगर प्रोडक्टिविटी होनी है, अगर फोटोसिंथेसिस होनी है, अगर बायोमास प्रोड्यूस होना है प्रोड्यूसर्स के लेवल पर, तो उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, दैट इज लाइट, दैट इज सनलाइट। अगर लाइट नहीं होगी, उनको सन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो नहीं बना पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड कम्स टेम्परेचर। सो इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो हम बात कर रहे हैं कैसे एक लेवल पर किस तरह का टेम्परेचर हमें चाहिए जिससे उस प्लांट के या उस प्राइमरी प्रोड्यूसर के, नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर बट जस्ट द प्रोड्यूसर्स के एंजाइम्स वर्क कर सके। टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हम प्लांट्स को या प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिस टेम्परेचर पर उनके एंजाइम्स वर्क करते हैं और जिसकी वजह से वो बायोमास जनरेट कर पाते हैं। देन कम्स द मॉइस्चर। अब अगेन मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर है पानी। तो पानी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो कैसे रॉ मटेरियल्स कंप्लीट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्यों, क्योंकि उनकी सॉइल में मॉइस्चर की कमी होती है। बेसिकली प्लांट्स को पानी की कमी होती है, इसलिए उन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। देन कम्स न्यूट्रिएंट्स।
अब पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही बायोमास की प्रोडक्शन होती है, प्लांट्स खुद को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं और वो अच्छे से मतलब बायोमास जनरेट कर पाते हैं। करेक्ट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इट वाज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी अगर इसमें ज़्यादा कुछ समझ ना आए तो ये जो फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है ना, जो हमें पता है, ठीक है, हम ये लिख देते हैं, इससे आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली शुगर या ये यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, बायोमास, और यहाँ पर रिलीज हो रही है ऑक्सीजन। तो आपको लिखना है सनलाइट के बारे में, आपको लिखना है, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, तो आपको लिखना है टेम्परेचर के बारे में। देन आपको लिखना है वाटर के बारे में, एंड आपको लिखना है इसी पानी के साथ एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में। करेक्ट? तो यही वो फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, define decomposition and describe the processes and the products of decomposition। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कि decomposition होता क्या है, तो decomposition मतलब किसी चीज का डिकम्पोज होना, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल ऑफ डेट्रिटस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट? तो ये डेट्रिटस क्या है, ये जो हमारे आसपास हम डेड प्लांट्स या एनिमल्स देखते हैं, दैट इज डेट्रिटस। तो ये जो सारा ऑर्गेनिक मैटर है जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको ब्रेक करके जब ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। करेक्ट? अब इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो है 5। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एज द वर्ड सजेस्ट, हम किसी चीज को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दे रहे हैं। हमारे पास ये एक बड़ा सा सब्सटेंस था, हमने इसको फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया, राइट? सो द ब्रेकिंग ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट? और ये किसकी हेल्प से होता है? इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। ठीक है, अर्थवॉर्म्स फ्रेगमेंटेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज लीचिंग। लीचिंग जो है, लीचिंग में क्या होता है, जो जितने भी अब ये ब्रेक डाउन हो गए, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, इसके बाद जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पानी के साथ ही क्या हो जाते हैं, ये सीप इन हो जाते हैं इनटू द सॉइल, और ये नीचे जाके बैठ जाते हैं, एंड दे बिकम अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को तोड़ना। तो यहाँ भी फर्दर क्या हो रहा है, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो एनाबॉलिज्म तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर जो भी अब ये डिग्रेडेड डेट्रिटस है, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, लीचिंग हो गई है, अब जो डिग्रेडेड डेट्रिटस है वो फर्दर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपलर सब्सटेंसेस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। करेक्ट? देन कम्स ह्यूमिफिकेशन। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनसे बन जाता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज एक्चुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व है बेसिकली प्लांट्स के लिए। एक डार्क कलर्ड, डार्क जैसी हमें ना कई बार मिट्टी दिखाई देती है कहीं पर भी, जैसे अगर आप थोड़े से कुछ ऐसे बहुत सारे पत्ते थे, आपने उसको ऐसे ग्राउंड में डंप कर दिया, कुछ टाइम बाद अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक ऐसे ना जैसे काली सी मिट्टी हमें दिखाई देती है, दैट इज बेसिकली ह्यूमस, एंड इट इज वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व है प्लांट्स के लिए। देन कम्स द लास्ट स्टेप, दैट इज मिनरलाइजेशन।
अब क्या होता है, ये जो ह्यूमस है ना, इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है। ह्यूमस का जो ब्रेक डाउन होता है ना, दैट इज अ very slow process and it happens with the help of microorganisms, humus का degradation, and that is called as mineralization। ये further simplest forms में convert हो जाता है, जो कि plants भी फिर absorb कर सकते हैं along with water, right? So these are the points, that is fragmentation, leaching, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो FLCHM, ठीक है, आप इसका कोई भी न्यूमोनिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 processes which are involved in decomposition. Correct? Let's see our next question now. Now comes the next question, that is question number 11. Give an account of एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे चलता है, हमें उसके बारे में बताना है। तो हमें पता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, राइट? बिकॉज प्रोड्यूसर्स, हु आर द प्रोड्यूसर्स? सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स ही सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि खाना बनता है। और ये जो खाना है, इसी खाने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल खा रहा है या एनिमल्स खा रहे हैं बेसिकली। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, राइट? अब सन से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी में से सिर्फ 50% जो एनर्जी होती है, दैट इज पावर, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, वो सिर्फ 50% ही होती हैं। और इस 50% में से भी जस्ट 2 to 10% जो एनर्जी है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? तो मतलब यहाँ पर जो ये सन से एब्जॉर्प्शन हुआ, दैट इज जस्ट 2 to 10% ऑफ पावर, राइट? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का। अब उस बाकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वो वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। तो इन्होंने एब्जॉर्ब की 2 to 10%। अब इन्होंने क्या किया, दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर द प्लांट्स, दे आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इन्होंने खाना बनाया, उसके बाद प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने। तो जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आया उसमें आएंगे हर्बीवोर्स, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसमें से भी जो सिर्फ 10% है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ दिस एनर्जी, ये जो 2 to 10% है ना पावर का, इसकी अगेन जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी हर्बीवोर्स में, राइट? बाकी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। फर्दर जब एक इंसेक्ट को खाएंगे बर्ड्स से, ठीक है, ये हर्बीवोर था, ठीक है, इसको खाया। अब एक कार्निवोर ने, जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये आया हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब इसमें भी ये जो 10% था, इसका अगेन 10% मतलब और कम एनर्जी ट्रांसफर हुई पैरेट्स को, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। फर्दर जब इस एनिमल को एक बड़े एनिमल ने खाया, सो दैट विल बी द टर्शरी कंज्यूमर, या ये टॉप कार्निवोर है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया हमारा। तो यहाँ पर ये जो 10% था, इसका भी 10% मतलब और कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई इन टॉप कार्निवोर्स को, राइट? तो यहाँ बाकी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो गई। तो दिस इज द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। मतलब आउट ऑफ 50%, मतलब अगर 100% सोलर एनर्जी है, उसकी आप 50% रख लो, वो ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और उसमें से प्लांट्स यूज कर पाते हैं जस्ट 2 to 10%, ठीक है, 2 to 10% उन्होंने यूज की। उसके बाद अब जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, तो इस 2 to 10% का जस्ट 10%, ठीक है, जस्ट से कि 10% ऑफ पावर का 10% अगेन मतलब एनर्जी कम हुई है, वो हर्बीवोर्स में जाएगी, फिर उसका भी 10% प्राइमरी कार्निवोर्स में, उसका भी 10% सेकेंडरी कार्निवोर्स में। ऐसे जब एनर्जी
फ्लो करती है इकोसिस्टम में तो वो कम होती जाती है, जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता जाता है। मतलब कि प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारी एनर्जी आएगी, लेकिन वही जब टॉप कार्निवोर तक जाएगी तो वो एनर्जी कम हो जाएगी, उनको कम एनर्जी मिलेगी, राइट। तो वैसे ही अगर अब बीच में, क्योंकि ये तो हमने एक सिंपल सी फूड चेन ऊपर डिस्कस की, लेकिन देयर आर फूड वेब्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। तो जैसे जैसे हर्बीवोर से आगे खाना बढ़ता जाएगा तो जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो पाएगी, करेक्ट। सो दिस इज हाउ दिस एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम हैपेंस। जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है, इसमें बेस्ट है कि आप एक डायग्राम बना दें, राइट। तो इसमें जैसे थोड़े से पिक्चर्स हैं, एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल विद ड्राइंग द पिक्चर्स, तो आप इसमें नाम लेके उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफली आप इसको पार को, फिर उसका 10%, फिर जो लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ है उसको थोड़ा सा लेके कि सिर्फ 10% ही जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, उसके बारे में आप मेंशन करें, करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी स्कोरिंग, राइट। तो इसमें आप डायग्राम जरूर जरूर बनाएं, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल इन एन इकोसिस्टम। तो हमें सेडिमेंट्री साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है ये होती क्या है। बेसिकली कुछ ऐसी साइकिल्स हैं जैसे कैल्शियम साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, दीज ऑल कम अंडर सेडिमेंट्री साइकिल्स, ठीक है। सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, राइट। अब ये जो साइकिल्स है, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ नॉन गैशियस। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये गैसियस फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करती हैं हमारे एनवायरमेंट में। So this is a circulation of non-gaseous biochemical nutrients between abiotic and biotic components of the ecosystem, और इनका जो रिजर्व रहता है ना वो सॉइल में रहता है, और वी कैन से इन द लिथोस्फेयर और इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म्स में नहीं है, नॉन गैसियस फॉर्म्स में है। और कैसे इनका सर्कुलेशन होता है बिटवीन एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, उसको हम कंप्लीट बोलते हैं एक सेडिमेंट्री साइकिल, राइट। सो वी कॉल इट एज अ सेडिमेंट्री साइकिल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल के। सबसे पहला कि ये जो साइकिल है ना, ये किसकी वजह से आती है, मतलब ये जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये किसकी वजह से ऐड होते हैं, इनपुट क्या है इन सब कंपोनेंट्स की। सो इट इज विदरिंग ऑफ रॉक्स, माइनिंग, ये सारी चीजें जो है इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करती है साइकिलिंग पूल में, ठीक है। बेसिकली इस पूल में ऐड करती है जो अर्थ क्रस्ट में है। और वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो साइकिल है ना, ये जो सेडिमेंट्री साइकिल्स है ना, दे आर वेरी स्लो। तो इसलिए बहुत ही कम ऐसी साइकिल्स देखी गई हैं जो परफेक्ट हैं, जो परफेक्टली एक न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग जहाँ पर हो रही है। जैसे हम कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं, फिर हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, ये तो एक तरह से परफेक्ट साइकिल्स हैं जो एक फॉर्म में चली आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर साइकिल है, एक तो इसमें गैसियस फॉर्म्स नहीं है, ठीक है, ये नॉन गैसियस फॉर्म्स में है। कई बार ऐसा होता है कि ये दब जाते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं और इनको बाहर आने को ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब ये अर्थ में इतने अंदर चले जाते हैं कि ये साइकिल में आ ही नहीं पाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ये बहुत स्लो साइकिल है एंड इट very few of them are the perfect cycles, right. So this is sedimentary cycle and these are the features of the sedimentary cycle, correct. Question number 13, outline salient features of carbon cycling in an ecosystem। तो कार्बन साइक्लिंग क्या है, ये सेडिमेंट्री साइकिल है? नहीं है, क्योंकि ये नॉन गैसियस नहीं है, ठीक है, ये गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो जब हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं तो इसमें हमारे दिमाग में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यस,
दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटेड टू दिस कार्बन साइकिल। तो जो मेजर रिजर्वायर है ना कार्बन का, वो है एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इट इज द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन, राइट। देन बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं हमारे, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, सबका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन। देन जो कार्बन साइक्लिंग है ये होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, फिर ओशंस के थ्रू, फिर कुछ जो लैंड एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनके थ्रू, ठीक है। तो जो कार्बन साइक्लिंग है इसमें हर कोई इन्वॉल्व है, इसमें एटमॉस्फेयर भी इन्वॉल्व है, इसमें वाटर बॉडीज भी इन्वॉल्व है, और इसमें लैंड बॉडीज, लैंड प्लांट्स, लैंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स, डेड एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। देन कार्बन फिक्सेशन जो है, बेसिकली जो कार्बन फिक्सेशन है ये होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, और ये जो कार्बन है ये वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, करेक्ट। देन कम्स द सोर्स ऑफ कार्बन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन? कार्बन के जो सोर्स है ना वो बहुत सारे हैं। मेजरली द ह्यूमन एक्टिविटीज आर द सोर्स ऑफ कार्बन। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, कैसे हो रहा है? क्योंकि ह्यूमंस कर रहे हैं। देन फॉरेस्ट फायर, अगेन बिकॉज ऑफ मोस्टली ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होता है। देन कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाया जाता है तो उससे भी कार्बन रिलीज होती है, और वो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। देन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगेन द कार्बन इज रिलीज्ड। देन वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोर्सेस हैं कार्बन के, जिसकी वजह से कार्बन ऐड होती है एटमॉस्फेयर में। अब हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सा कार्बन साइकिल को समझ लेते हैं। तो कार्बन साइकिल हमें कुछ ऐसी हम बनाएंगे जिसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ये होगा मेजर रिजर्व ऑफ कार्बन, ठीक है। सो दिस इज द मेजर रिजर्व ऑफ कार्बन, राइट। अब यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कैसे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, प्लांट्स लेते हैं इसको, और जब रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स रिस्पायर कर रहे हैं, चाहे एनिमल्स कर रहे हैं, तो उससे क्या चली जाती है? उससे जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एटमॉस्फेयर। वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, राइट। सो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, व्हीकल्स से, इलेक्ट्रिसिटी से, हीट से, इन सब से कार्बन ऐड होती है एटमॉस्फेयर में। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल, वुड, ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये सारा का सारा ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कार्बन टू द एटमॉस्फेयर। देन वैसे ही फोटोसिंथेसिस में, एक्वेटिक प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, और रेस्पिरेशन के टाइम यही कार्बन रिलीज होती है, राइट। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे डेड और लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं टू कार्बन, ठीक है। और इन सभी में कार्बन होती है, हर इंडिविजुअल में जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे, सब में कार्बन देखी गई है। सो द साइकिल इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो आपको सेलिएंट फीचर्स बताने हैं, तो आप इसमें रिजर्व बता सकते हो कि इन एक्टिविटीज की वजह से ऐड होती है, फिक्सेशन कैसे होती है कार्बन की, और रिलीज, वापस से रिलीज एटमॉस्फेयर में कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।